हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, फिर उसकी डायमेंशन वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा वाला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे वाला कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ हेल्प अस टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स के नियमों को जानने में भी ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी से हम फिजिक्स के नियमों को भी सीख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग, इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी यूनिट। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग है आपकी यूनिट। अब इसमें आप साथ साथ में लिखते चलिए। अब हम देखेंगे कि यूनिट क्या होती है, तो आप लिखिए टू मेज़र अ फिजिकल क्वांटिटी, टू मेज़र अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड, वी नीड अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के आगे आप स्केल लिखेंगे, वी नीड अ स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में हमें, या मेज़र करने के लिए हमें एक यूनिट की, हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है और उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अब चलिए अब हम देखें इसके बाद कि यूनिट तो ठीक है, बट एक चीज़ और समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को कैसे बोल सकते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यहाँ पे यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो आप एग्जांपल में समझ लीजिए। जैसे अगर देखिए लेंथ की बात करें तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। क्योंकि लेंथ को जब भी हम मेज़र करते हैं तो हम मीटर में मेज़र करते हैं, मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, या फिर ऐसे ही तो मेज़र किया जाता है ना लेंथ को। तो इस तरीके से हम लेंथ को मेज़र करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी होने का मतलब देखिए, जैसे हमने बोला 5 किलोमीटर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि 5 किलोमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि इस फिजिकल क्वांटिटी के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। और ये देखिए 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे जो मीटर है, यानी सॉरी किलोमीटर है, वो यूनिट है। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि लेंथ के पास दोनों चीज़ पाई गई, एक तो पाया गया न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी पाई गई यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे टाइम की, तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं 5 आवर, या बोलते हैं 5 मिनट, या फिर हम बोलते हैं 5 सेकेंड। यहाँ पे देखिए जो ये 5 है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन अगर आवर की बात करें तो आवर एक यूनिट है। ठीक है, ये बात मेरी समझ गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया को भी हम जानना चाहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे, जैसे आप ले लीजिए 10 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर ये एक यूनिट है। मेरी बात समझ में आ गई?
तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरी उसके पास यूनिट भी होती है, तभी हम बोलते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे अगर 5 kg की बात करें, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। खैर इतनी बात समझ में आ गई। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी यूनिट भी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात करें। अब हम जानना चाहते हैं कि यूनिट कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए जो यूनिट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट और तीसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो हम ही लिखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, अब देखिए यूनिट के टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट, ये होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट और तीसरे को बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम तो ये समझ गए कि यूनिट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन अब हमें बारी बारी से इनको पढ़ना होगा। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी फंडामेंटल यूनिट, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट किसे बोला जाता है। तो इसको लिखिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट इंटरकन्वर्टिबल। It is independent of each other and not interconvertible। ठीक है, ये होता है, मतलब हम ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और इनको किसी और में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट की, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप ले लीजिए, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, दैट इज़, जैसे अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि लेंथ को और हम किसी चीज़ में मेज़र नहीं कर पाएंगे और लेंथ की जो यूनिट होगी वो या तो किलोमीटर होगी या तो मीटर होगी, यही सब होता है। दूसरा होता है टाइम, तो टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट ही होता है। ठीक है, इसके बात करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल यूनिट होता है और इसके आगे बहुत चीज़ होते हैं, उसे भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम बात कर ले रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और इनको ये इंटरकन्वर्टिबल भी होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की, मतलब जो यूनिट होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि उनके कौन कौन से सिस्टम हैं। ठीक है, मतलब किस किस चीज़ में उसको मेज़र किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये अगर इसकी बात करें तो इसमें सबको पता है, मतलब अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। एक होता है MKS सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है CGS सिस्टम और तीसरा होता है FPS सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने तरीके के हम देखते हैं, मतलब किसी चीज़ को मेज़र करना हो तो हम कितने तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक तो हम MKS में, दूसरा CGS में और तीसरा हम FPS में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक लाइन लगा के लिखिए, मतलब एरो लगाइए और लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इसमें कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लेंथ ले लें, ठीक है, अब हम ये समझ लें कि जो लेंथ होगी उसकी MKS यूनिट क्या होगी, CGS यूनिट क्या होगी, FPS यूनिट क्या होगी, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी बात कर लें, फिर अपन मास की बात कर लें, फिर अपन टाइम की बात कर लें। तो देखिए यहाँ पे अगर लेंथ को MKS में मेज़र लेंथ है तो MKS में उसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, CGS में यूनिट होती है सेंटीमीटर, FPS में यूनिट होती है फुट, FOOT।
ये होता है, ठीक है। अगर मास की बात करें तो MKS में मास की यूनिट होती है किलोग्राम, CGS में होती है ग्राम, ठीक है, और FPS में होती है पाउंड, वॉट, पाउंड, ठीक है, ये होती है। अगर हम टाइम की बात करें तो MKS में टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, CGS में टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और FPS में भी टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो आपको ये याद रखना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरीके के होते हैं, MKS, CGS, FPS। मास की MKS में यूनिट होती है मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट, और सॉरी लेंथ की मास की बात करें तो MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम, और FPS में पाउंड, ये होता है। और टाइम की बात करें तो सब में सेकेंड ही इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अगर हम बात कर लें कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में हैं कितने टाइप्स के, तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स 7 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। तो लिखिए फंडामेंटल यूनिट्स आर ऑफ 7 टाइप्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स आर, फंडामेंटल यूनिट्स आर ऑफ 7 टाइप्स, आर ऑफ 7 टाइप्स, ठीक है। अब देखिए अगर 7 टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो अब देखिए एक तो हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिर नेम ऑफ यूनिट, उसके बाद लिखेंगे सिंबल, सिंबल, ये ठीक है। अब देखिए सबसे पहली अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये होती है लेंथ, क्या होती है, लेंथ। दूसरा होता है अपन ले लें मास, तीसरा टाइम, ये ले लें, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, ये ले लें, फिर ले लें करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर नेक्स्ट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये होती है। तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उनके नाम अगर देखिए लास्ट वाला चला गया हो तो मैं इसका नाम पढ़ दूंगा और इसको बाद में ऊपर लिख दूँ, ठीक है। अब देखिए लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो हम बोलते हैं मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, और सिंबल इसका होता है m, ठीक है, ये होता है। मास की अगर यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ये होता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये होता है kg, ठीक है। अगर यहीं पे टाइम, तो टाइम की जो यूनिट होती है सेकेंड होती है और इसका सिंबल होता है s, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है केल्विन में, ठीक है। और केल्विन को डिनोट, अच्छा इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल होगा K, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र किया जाता है एम्पियर में, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होगा A, ठीक है। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है कैंडिला में, कैंडिला में, ठीक है। इसकी जो इसका सिंबल होता है वो CD होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ये आप ऊपर देख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, ठीक है, MOLE, और जो इसका सिंबल होता है वो होता है MOL। बात समझ में आ रही है। तो जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। आपको नाम याद रखना है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि लेंथ का सिंबल होता है मीटर, यानी लेंथ को मेज़र किया जाता है मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किया जाता है, ठीक है।
तो ये तो थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसे हमें याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे और लिखेंगे हेडिंग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है, ये होता है। तो इसमें आप लिखिए, अच्छा समझ लीजिए सबसे पहले कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। अब समझिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थे, 7 के अलावा दो और फिजिकल क्वांटिटीज़ हो पाए जाते हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए बिसाइड्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बिसाइड्स BESIDES, बिसाइड्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 2 supplementary quantities are also defined. 2 supplementary quantities are also defined, ठीक है। अब इसमें समझिए, एक होता है आपका प्लेन एंगल और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, ये होता है, ठीक है। अगर प्लेन एंगल की बात करें तो इसकी यूनिट होती है थीटा। क्या होती है? थीटा, सॉरी इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसको रेडियन में अपन मेज़र करते हैं। सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को मेज़र किया जाता है स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन, ठीक है, ये होता है। अगर हम रेडियन की बात करें तो इसका सिंबल R और इसका सिंबल होता है SR, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी इसमें प्लेन एंगल, मतलब हम ये जानेंगे कि प्लेन एंगल आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी प्लेन एंगल, इसकी यूनिट है रेडियन। अब यहाँ पे समझिएगा कुछ चीज़ें, जैसे अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो जैसे एक ये 2D सर्किल है, ठीक है। जैसे एक सर्किल है, सर्किल 2D ही होता है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों होता है। अच्छा छोड़िए, सर्किल क्या होता है? 2D, ठीक है। अब इसमें हम एंगल जो भी मेजर करेंगे वो प्लेन एंगल कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम सेंटर से ये दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, मतलब ये पार्ट हमने ले लिया, ये वाला पार्ट, और इसका नाम दे देते हैं A और इसका B और ये रहा O, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R है, ठीक है। ये जो होता है A से B, इसको बोला जाता है आर्क। ये बस थोड़ा सा आपको समझना था, ठीक है। अब A और B के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपन थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और जो थीटा होता है इसी की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। बात समझ में आ रही है? अब इसमें थीटा मेज़र करना हो आपको तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। अब थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क AB, तो ये लिखेंगे AB। रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस क्या है? R, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लेंथ आपको पूछ देता है तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू R थीटा। बात समझ में आ गई है? ये होगा। अब देखिए ये तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें बस ये सीखना था हमें कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और अगर हमें ये डिस्टेंस आर्क कैलकुलेट करना हो तो रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा में, तो ये कन्वर्ट हो ये हमें मिल जाएगा आर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि आप यहाँ थीटा नहीं रखेंगे, इसको हमें रखना होता है रेडियन में। किस में रखना होता है? रेडियन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम ये बोलेंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। ये पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये होता है। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई
2 रेडियन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे पाई रेडियन, और इसे हम लिखेंगे π/2 रेडियन। ये हो गया। अब देखिए, अगर हम बात यहाँ से ये करें कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, तो अगर हमसे कभी पूछ दे कि x डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होगा, तो लिखेंगे π/180 रेडियन ये होगा। तो x डिग्री बराबर कितने रेडियन, तो π/180 इंटू x, ये हो जाएगा रेडियन के बराबर। ठीक है, मतलब अगर x डिग्री बराबर पूछे कि कितना रेडियन, तो हम लिखेंगे π/180 इंटू x रेडियन, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब अपन बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल की। तो देखिए, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। ठीक है, और सॉलिड एंगल पाया जाता है 3D में। ठीक है, जैसे अगर कोन की बात करें तो कोन में भी सॉलिड एंगल पाया जाता है। अगर किसी स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में भी सॉलिड एंगल पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल केवल प्लेन में ही पाया जाता है। जैसे अगर इस पेज की बात करें, हमसे पूछें कि बताइए इसमें कौन सा एंगल पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे प्लेन एंगल पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे 3D होता, मतलब 3D ज्योमेट्री होती, जैसे स्फेयर हो गया, मतलब आपकी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, ये सब 3D होते हैं, तो इनमें जो एंगल्स पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखिए, जैसे आइसक्रीम की बात कर रहे हैं अपन, ये आइसक्रीम रही, और इसमें अगर बोले आपसे कि एंगल कहाँ पे पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंगल पाया जाएगा, इसे ओमेगा से डिनोट किया जाएगा, और इसी का नाम होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसी का नाम होता है सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये यूनिट होती है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को बहुत आपको डीप में नहीं पढ़ना है, आपको नॉर्मल बस ये जानना है कि सॉलिड एंगल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे दिखता है, तो ये हमने दिखाया कि इस तरीके से सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो यूनिट्स में हमने देखा था, या फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये 3 तरीके के थे। एक था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा था सप्लीमेंट्री, और तीसरा आपका था डेराइव्ड। ठीक है, तो ये था। अब हम बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपकी हेडिंग ही रहेगी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, अगर हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये होता कुछ नहीं है, ये बनाया जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। तो हम बोलते हैं कि जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मिलने से ही बनता है, या उनके कॉम्बिनेशन से ही बनता है आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप इसमें लिख लीजिए, नीचे एक एरो लगा के इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, द क्वांटिटी विच आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटी which are found by the combination of one or more than one fundamental physical quantities, one or more than one fundamental physical quantity are called what? Derived physical quantity. Derived physical quantity. ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम उठाते हैं स्पीड को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होती है और वो यूनिट बनाई कैसे जाती है। क्या वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे ही बनाई जाती है, या फंडामेंटल यूनिट के बेस पे ही बनाई जाती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या डेराइव्ड यूनिट, या कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, स्पीड हमने सीखा था कि जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, स्पीड को हम v से दिखा देंगे। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को आप दिखा दो d से, और यहाँ पे टाइम को t से। तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस एक लेंथ होती है,
डिस्टेंस एक लेंथ होती है और टी तो टाइम होता ही है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, जिसे एस से डिनोट किया जाएगा। तो जो स्पीड है, स्पीड की जो यूनिट आएगी वो ऊपर रहेगा मीटर और नीचे रहेगा सेकेंड, तो हम बोलेंगे इसको मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जो स्पीड है वो एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेंथ है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टाइम है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेकिन स्पीड जो है वो एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, यानी कि स्पीड एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो स्पीड की बात थी। इसके बाद अपन बात कर लें वेलोसिटी की। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पे हमारा रहेगा वेलोसिटी। देखिए इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जैसे हम 9th में जब थे तो ये चीज़ें हमने पढ़ा था, ये हमारा चैप्टर था मोशन चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अपन दिखा देते हैं डी से, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दिखा सकते हैं, और टाइम को टी से। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और टाइम ये तो टाइम है ही, टी टाइम है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, इसे लिख सकते हैं ms की पावर -1। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके ही बनी है। ठीक है, तो ये था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद एक्सेलरेशन की। ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। यानी कि a बराबर होता है डेल v बाई टी, ऐसे बोल दें। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो ये लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। टाइम नीचे दिया है तो टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड की पावर तो 1 है। अगर इसको ऊपर ले जाएं तो क्या -1 होगा? -1 ये, और ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 -2, यानी कि ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और ये भी जो बना है, मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट जो आई है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट के बेस पे ही बनाई गई है। ठीक है, या उसी की हेल्प से बनाई गई है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं वर्क डन की, या फोर्स की बात कर ले रहे हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो बात कर लें फोर्स। तो देखो, फोर्स को डिनोट किया जाएगा F से, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का मतलब m, एक्सेलरेशन का मतलब a। मास की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट अभी देखा था मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसकी यूनिट हो गई, और ये डेराइव्ड यूनिट मिली है। अब देखिए, अगर इसकी हम एक बस जानकारी के लिए बात करें तो जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यानी कि जो न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए था। अब आगे हम बात कर लेते हैं वर्क डन की। तो नेक्स्ट है हमारा वर्क डन। तो वर्क डन डिनोट किया जाएगा W से, और ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होगा। फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम दिखाएंगे F से, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको D से।
फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर, देखो यहाँ मीटर मीटर, तो मीटर का स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन की यूनिट, ठीक है। इतना चलिए ये हम सीख गए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की, कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो देखो प्रेशर होता है, P से दिखाया जाता है, ये होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन बोलते हैं प्रेशर, यानी कि F/A ये होता है। फोर्स की अगर इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या है, यहाँ पे देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एरिया के यूनिट की बात करें तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया। अगर इसे प्रॉपरली लिखना चाहें तो किलोग्राम, देखो मीटर की पावर 1 है तो ये प्लस में है, और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 - 2 इज़ -1, यानी कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए बात करेंगे इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी की डेराइव्ड यूनिट क्या होगी। तो अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। मास की बात करें तो होता है किलोग्राम। अगर वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड ये होता है, का स्क्वायर दिया है तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और देखो यही होता है जूल के बराबर, किसके बराबर, जूल के बराबर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और एक यूनिट और हमने निकाला, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर है वो जूल के बराबर होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद मोमेंटम की, कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। तो इसके बाद हम लिखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम को दिखाया जाता है P से, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये भी आपने 9th में पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी। मास होता है m, वेलोसिटी होती है v। अब यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होगी मोमेंटम की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है, अब और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है ये भी देख लें। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को m से और वॉल्यूम को v से। अब मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट देख लीजिए तो v होता है लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ब्रेथ की यूनिट होती है मीटर, हाइट की यूनिट होती है मीटर, यानी कि ये आ जाएगा मीटर का क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है। तो नीचे आ जाएगा मीटर का क्यूब। तो अब देखो डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, ये होती है डेंसिटी की यूनिट। यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट जो भी है ये है एंगुलर मोमेंटम।
अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसे दिखाया जाता है L से, और ये होता है मास वेलोसिटी और इसकी डिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं, इन दोनों को हम बोल दें लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये इनटू r जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ गई? अब जो मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसकी यूनिट होती है मीटर। यानी कि अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ जाएगी यूनिट किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, बस ना आप देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, यूनिट निकालने का तरीका सीखिए कि किस तरीके से यूनिट निकाली जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे F से, ये होता है 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड ये होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/t लिखेंगे, 1 सेकेंड, यही होगा टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसे लिख सकते हैं पर सेकेंड। यानी कि देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगल की। एंगल, तो एंगल को दिखाया जाता है थीटा से, इसकी यूनिट होती है रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये पीछे हम सीख चुके हैं फिर भी। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, इसके बाद कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को दिखाया जाता है ओमेगा से, इसका भी नाम क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन ये होगा। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं थीटा से और टाइम को दिखाएंगे टी से। थीटा की यूनिट अभी देखा आपने रेडियन, और टाइम की यूनिट सेकेंड, ये होगा टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, या इसे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट की, कि एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिए, इसको दिखाया जाता है अल्फा से। ठीक है, और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसी को बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा और टाइम का मतलब टी। अगर ओमेगा की यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड, नीचे है सेकेंड की पावर 1 यानी सेकेंड। अब ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट। ठीक है, तो देखिए खैर इतना हमने सीखा। इसके आगे हम क्या करेंगे कि आपको एक पेज प्रोवाइड कर देंगे, उस पेज पे सारा डायमेंशन लिखा होगा, आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वो लिखवा देंगे, लेकिन अगर PDF प्रोवाइड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। रीज़न ये है कि हमें निकालना तो आ गया ना, बस हमें ये सीखना था कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी आखिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे कैसे बनाई जाती है। मतलब अगर डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो डेराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट के बेस पे कैसे बनाई जाती है, उसकी हेल्प से कैसे बनाई जाती है, यही चीज़ हमने सीखना था और हम ये सीख गए। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो भी आपको डायरेक्टली याद कर लेना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक लेके। और आगे का टॉपिक क्या है आपका, एक तो है कि डायमेंशन जो हमने अभी यूनिट निकाली है, डेराइव्ड यूनिट हमने जो निकाला, इनकी डायमेंशन क्या होती है, तो अब हमें सीखना है डायमेंशन।
और फिर एक सीखना है इसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन की। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है ये भी हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे, मतलब कि इसमें ये कि एक ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, इसमें बात करेंगे हम डायमेंशन की, कि अदर तरीके की डायमेंशन को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलर टाइप्स के डायमेंशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक उसकी बात चलेगी। तो हमें आगे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सीखनी है। तो आज के लेक्चर में जितना आपको पढ़ाया गया था आप उतना अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।